रीबर्थ ऑफ माई लिटिल क्वीन एपिसोड 8। कुछ ही देर में लव किंडरगार्टन आ गई। वो जैसे प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची, वहां पर एकदम सन्नाटा था। लव को थोड़ा अजीब लगता है। वो अपनी आईब्रो ऊपर करके केबिन में चारों ओर देखती है, तो उसकी नजर बगल के सोफे पर बैठे द्रांश पर पड़ी, जिसके चेहरे पर मास्क लगा था, लेकिन उसकी गहरी और खतरनाक आंखें साफ नजर आ रही थीं। द्रांश की गोद में दिव्य बैठा था, जो अपने पैरों को हवा में इधर उधर झुला रहा था। लव हैरान थी उसे यहाँ पर देखकर। उसने मन में कहा, द्रांश यहाँ पर क्यों है? लेकिन उसने जल्दी ही द्रांश से अपनी नजरें हटा ली और प्रिंसिपल सर के पास जाकर अपनी आईब्रो ऊपर करके पूछती है, हेलो प्रिंसिपल सर, मैं दिव्य की मॉम हूँ। क्या उसने कुछ किया है? इतना कहते ही उसके चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। प्रिंसिपल सर डरते हुए द्रांश की तरफ देखते हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कसके अपने होठों को आपस में दबा लिया। लव समझ गई कि यह सब कुछ द्रांश के कारण हो रहा है, इसलिए वह गहरी सांस लेकर प्रिंसिपल सर से बोली, मैं दिव्य की मॉम हूं, इसलिए मुझे बताइए उसने क्या किया है या किसी ने उसे परेशान किया है? लव का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। प्रिंसिपल सर को उससे भी डर लग रहा था। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से कहा, मिस लव, ये बस एक छोटा सा इंसिडेंट है। किसी बच्चे ने आपके बेटे को परेशान किया था। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हो गई। टीचर ने जब इसकी शिकायत की तो मुझे आपको बुलाना पड़ा। ये सुनकर लव अपना सर हिलाकर दिव्य को देखती है, जैसे एक्सप्लेनेशन मांग रही हो। दिव्य द्रांश से ऐसे चिपका था जैसे मैग्नेट आयरन से चिपकता है। उसने मासूमियत से कहा, प्यारी मोमी, दिव्य की कोई गलती नहीं है। दिव्य अपना पजल बना रहा था, लेकिन उस लड़के ने दिव्य को परेशान किया, इसलिए हमारी फाइट हो गई। पर टीचर ने कहा, दिव्य के पास डैडी नहीं है, इसलिए दिव्य को गुस्सा आ गया और दिव्य ने एक पजल टीचर को मार दिया। इतना कहते ही वह अपने गर्दन को द्रांश की तरफ मोड़ता है, फिर लव की नजरों से बचने के लिए वह द्रांश के लॉन्ग कोट में घुसने लगा। दिव्य ने सब कुछ सच बताया था। लव का चेहरा कठोर हो गया था, उसकी आंखें गहरी हो गई थीं। अचानक वह मुस्कुराने लगी। उसने बगल में खड़ी टीचर को देखकर कहा, मुझे नहीं पता था इतने बड़े किंडरगार्टन में बच्चों को इस तरह परेशान किया जाता है। जब यहाँ के टीचर ऐसे हैं, तो मैं केवल यही उम्मीद कर सकती हूँ कि वे बच्चों को केवल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं मेरे बेटे को लेकर जा रही हूँ, क्योंकि इतना गिरा हुआ किंडरगार्टन उसके लायक नहीं है। उसके हर एक शब्द बहुत कठोर थे। प्रिंसिपल सर के माथे से अभी भी पसीना निकल रहा था, क्योंकि वो द्रांश से डर रहे थे। द्रांश दिव्य को लेकर खड़ा हो गया। फिर लव के पास जाकर उसने उसकी कमर में हाथ डाला। लव हैरान हो गई, पर द्रांश ने उसे नहीं छोड़ा और अपनी ठंडी नजरों से प्रिंसिपल सर को देखते हुए कोल्ड आवाज में कहा, अब जब मेरी बीवी ने फैसला कर लिया है, मेरा बेटा यहाँ नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। रंधावा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के अंडर भी कई किंडरगार्टन है और मुझे उम्मीद है कि आप अपना किंडरगार्टन काफी अच्छे से चला पाएंगे, और आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा कि दिव्य रंधावा का फादर कौन है। यह एक धमकी थी द्रांश की तरफ से कि अब ये किंडरगार्टन और टीचर खतरे में आ चुके हैं। वो अपनी जानलेवा नजर से टीचर को देखता है। उसकी आंखों में जो चमक थी, वह साफ बता रही थी कि आगे जो होगा, वह न तो प्रिंसिपल के लिए अच्छा होगा, न ही टीचर के लिए। वही प्रिंसिपल सर तो बीवी का नाम सुनकर ही सदमे में थे। द्रांश अपनी शैतानी नजर से एक बार उन्हें देखता है, फिर तुरंत चला गया। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। कपिल अपने टैबलेट में कुछ करते हुए पीछे से दौड़ता हुआ आया और जल्दी से बोल पड़ा, बिग बॉस, जिसके साथ दिव्य की लड़ाई हुई थी, वो मिस्टर शर्मा का बेटा है, जो आपसे हाल ही में एक प्रोजेक्ट को छीनने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने हमें कई बार मुसीबत में डालने की कोशिश की है। जहां तक मैं मिस्टर शर्मा की पर्सनैलिटी को जानता हूं, वह जरूर फिर से कुछ प्लान कर रहे होंगे ताकि हमसे प्रोजेक्ट ले सकें। ये सुनते ही द्रांश के कदम रुक गए और उसकी आंखें गहरी होने लगी। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, वेरी इंटरेस्टिंग। कपिल बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। फिर कपिल अपने सर को झटकते हुए खुद को बुदबुदाने लगा, जरूर बिग बॉस के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। इतना कहते ही वह द्रांश के पीछे भागता है। कार में बैठते हुए लव द्रांश के कोर्ट में घुसे दिव्य को बाहर निकालती है और उसके गालों को पकड़कर अपनी तरफ करती है। अब ज्यादा खुश मत हो कि तुम्हें किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा। मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन दूसरे किंडरगार्टन में करवाऊंगी। ये सुनते ही दिव्य का चेहरा उतर जाता है। वो उदास होकर बोला, प्यारी पावरफुल लिटिल मोमी, कोई भी किंडरगार्टन दिव्य की पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर रहा।
दिव्य ज्यादा इंटेलिजेंट है। टीचर छोटे बच्चों वाला होमवर्क देती है। क्या दिव्य की उम्र ABCD पढ़ने की है? लव उसे घूर कर देखती है, फिर उसके कान को पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोली, तुम छोटे ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कितना आता है, कितना नहीं। दिव्य जल्दी से खिसकते हुए द्रांश की गोद में वापस जाता है और उसके बड़े से कोट में छिपते हुए अपने चेहरे को निकालकर बड़े ही क्यूट तरीके से अपनी पलकों को झपकाते हुए बोला, मम्मा, डैडी भी कभी किंडरगार्टन नहीं गए, फिर भी वो इंटेलिजेंट है। आप भी किंडरगार्टन गई थी, फिर भी डैडी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपको समझ आ रहा है ना कि दिव्य क्या कहना चाहता है? अचानक लव को ऐसा महसूस हुआ, ये छोटा सा बच्चा उसके इंटेलिजेंसी पर हमला कर रहा है। वो द्रांश को देखती है और दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर द्रांश रंधावा, आखिर इतनी देर में आपने मेरे बेटे को क्या सिखा दिया कि वह मेरे बजाय आपकी तरफदारी कर रहा है, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? द्रांश की गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गईं। उसने पैसेंजर सीट पर बैठे कपिल की तरफ देखा। कपिल की रीढ़ की हड्डी कांपने लगी। वो जल्दी से मुड़कर लव को समझाते हुए बोला, मिस लव, मेरा एक दूर का भतीजा है, वह भी इसी किंडरगार्टन में है। हम मीटिंग अटेंड करने के बाद इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उसे हेलो बोल दूं, पर मैंने वहां पर दिव्य को देखा, फिर बिग बॉस को बुलाया। ये काफी इत्तेफाक था। इतना कहते ही वो पीछे मुड़कर अपने मन में द्रांश को कोसते हुए बोला, बिग बॉस, आपके कारण मुझे हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। मुझ जैसे इंसान को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वही लव को बिल्कुल यकीन नहीं था। वो द्रांश की तरफ घूरते हुए बोली, आई डोंट ट्रस्ट यू। दुनिया में इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते कि मिस्टर द्रांश रंधावा पहले मेरे कॉलेज आए, फिर उसके बाद मेरे बेटे के किंडरगार्टन में। द्रांश कुछ नहीं बोला, वो बस अपने हाथ को लव की कमर पर रख लेता है, जो उसका पसंदीदा काम था। मिस्टर महेश्वरी अपने सारे मीटिंग्स खत्म कर लेते हैं। उसके बाद खुश होकर खुद से बोले, अब तक तो लव दिव्य को लेकर घर जा चुकी होगी। मुझे घर की सिक्योरिटी भी बढ़ानी होगी ताकि वो लड़का द्रांश लव के आसपास भी नजर ना आए। इतना कहते ही वो तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को बुलाते हैं। वहीं किंग कुछ प्लानिंग कर रहा था। कुछ देर तक अपने लैपटॉप में कुछ करने के बाद उसके होठों पर डेविल जैसी मुस्कान आ गई। उसने अपने लाइटर को जलाया और उसे घुमाते हुए किलिंग आवाज में कहा, द्रांश रंधावा, तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहते ही वह हंसने लगा। वहीं द्रांश लव को अभी भी परेशान कर रहा था। तभी दिव्य, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक चिल्लाया, डैडी, डैडी। द्रांश और लव दोनों उसकी तरफ देखते हैं। दिव्य के होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वो लव को इग्नोर करते हुए द्रांश के कोट को पकड़कर एक बिल्ली के बच्चे की तरह प्यार से बोला, डैडी, दिव्य को कैंडी खानी है। लव तुरंत मना करके बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम बहुत कैंडी खाते हो। द्रांश ने दिव्य के बालों पर हाथ फेरकर सर्द आवाज में कहा, ठीक है। लव हैरान थी। वो बेवजह ही जलने लगी क्योंकि दिव्य हमेशा से उसका था, लेकिन अब वो द्रांश की बातें सुनता था। उसके जलन भरे चेहरे को देखकर द्रांश को अच्छा लगा। उसने ड्राइवर को देखा। ड्राइवर रोड के किनारे कार को रोक देता है। द्रांश एक्सप्रेशनलेस होकर कार से बाहर निकल गया। गार्ड्स उसके पीछे आने वाले थे, मगर उसने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। आसपास भीड़ नहीं थी, इसलिए द्रांश खुद दिव्य को लेकर दुकान की तरफ जाने लगा। वहीं एक ब्लैक कलर की कार दूर खड़ी थी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला, जिसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वह भी उसी दुकान की तरफ बढ़ने लगा। कपिल घबराते हुए लव से बोला, मैडम, बिग बॉस को समझाइए, अकेले जाना उनके लिए सही नहीं है। उनके दुश्मन हर तरफ घूम रहे हैं। लव तुरंत कार से उतर गई और द्रांश की तरफ जाने लगी। जो आदमी ब्लैक कार से बाहर निकला था, वो देखते ही देखते द्रांश के बेहद करीब पहुंच गया। शुरू में लगा नहीं था कि वो द्रांश की तरफ जाएगा। वो दुकान की तरफ जा रहा था, पर अचानक ही उसने अपना खंजर निकालकर द्रांश पर हमला कर दिया। ये देखकर लव जल्दी से रिएक्ट करती है और उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ भागने लगी। द्रांश को पहले ही एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे है, मगर उसने दिव्य को गोद में उठाया हुआ था और दूसरे हाथ में फोन था। उसने अपने एक हाथ को उठाकर उस आदमी के हमले को रोका, पर अचानक दूर से ही एक खंजर हवा में उड़ते हुए आया और दिव्य को लगने से पहले ही द्रांश पलट गया और वो खंजर सीधा उसके कंधे पर लग गया। उसने एकदम से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जो आदमी उस पर हमला कर रहा था, वह एकदम से भाग गया, मगर गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वो आदमी खंजर से ही अपने गले को काटकर खुद को मार देता है।
उसके छूने से द्रांश के सर में दर्द होने लगा और उसके शरीर में एलर्जी होने लगी। लव जल्दी से आकर उसे पकड़ लेती है, मगर उसके कंधे से वह रहे खून को देखते ही उसका चेहरा सर्द हो गया। अनजाने में उसका दिल धड़कने लगा। द्रांश इस वक्त अपने प्राइवेट विला पर था। वो शर्टलेस था। जैसे ही लव ने उसके घाव को छुआ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वहीं द्रांश का चेहरा पीला पड़ चुका था। लव उसका चेहरा देखती है, फिर दोबारा उसके घाव को देखता है। ऋषि कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने परेशान होकर पूछा, अंडरस्को, क्या हुआ? तुम उसके घाव को साफ करके उस पर बैंडेज क्यों नहीं लगा रही हो? लव की आंखें गहरी होती गई। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे नजर आ रहे थे, जैसे कि अगर वह आदमी मिल जाता तो वो उसे इस वक्त जान से मार देती। ऋषि कुछ कहने वाला था कि द्रांश उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखता है, तो ऋषि शांत हो गया। वो कपिल की तरफ झुकते हुए बड़बड़ाकर बोला, अंडरस्को, तुम्हारे बिग बॉस को क्या हो गया है? आज कल कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता उसे? उसकी बात सुनकर कपिल अपने कंधे ऊपर करके जवाब देता है, अंडरस्को, जब तक आप लव मैडम से अच्छे से बात करेंगे तब तक तो सब कुछ ठीक है, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं। ऋषि शांत खड़ा था। द्रांश को कुछ गड़बड़ लगी। वो लव की कमर में हाथ डालते हुए अपनी गहरी आवाज में पूछता है, अंडरस्को, क्या हुआ? कहते हुए वो बहुत ही सीरियस दिख रहा था। लव थोड़ा हिचकिचा रही थी, मगर फाइनली उसने जवाब दिया, अंडरस्को, जिस खंजर से तुम्हें मारा गया था उस पर कुछ केमिकल लगा था। कहते हुए लव की आंखें बहुत ही ज्यादा गहरी और मिस्टीरियस थीं। द्रांश साफ बता सकता था कि सिर्फ केमिकल ही नहीं, कुछ बड़ा है जो लव छुपा रही थी। लव अपनी पकड़ द्रांश के कंधे पर कस देती है। वो एकदम से नीचे झुकी और अपने होठों को द्रांश के घाव वाले एरिया पर रख दिया। द्रांश एकदम से चौंक गया। ऋषि और कपिल भी उतना ही ज्यादा शॉक थे। ऋषि हैरानी से बोला, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रही हो? ये घाव है, ना कि किसी सांप ने काटा है जो तुम खून चूस रही हो। इतना कहने के बाद वह धीरे से कपिल के कान में बोला, अंडरस्को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बिग बॉस ने एक मिस्टीरियस वैम्पायर से शादी की है जिसे खून पीना पसंद है, और अब वो धीरे धीरे द्रांश का खून खत्म कर देगी। मुझे घबराहट हो रही है। इतना कहते ही वो सच में घबराया हुआ लग रहा था। कपिल उसके कंधे पर मारते हुए बोला, अंडरस्को, यही बात आप बिग बॉस से कहिए, और यह कोई जादुई दुनिया नहीं है। आप बहुत फिल्म देखते हैं। इतना कहकर वो उसे इग्नोर कर देता है। वहीं लव द्रांश के खून को सक कर रही थी। उसने उसके ब्लड को फिर मुंह से बाहर निकाल दिया और दोबारा उसके ब्लड को सक करने लगी। द्रांश अपने ठंडे हाथ को उसकी कमर पर रखते हुए इस बार गुस्से में बोला, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रही हो? अगर उसमें केमिकल है तो तुम उसे इस तरह सक नहीं कर सकती हो। मगर लव एक्सप्रेशंस लेस भाव से बोली, अंडरस्को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे करने दो। अगर ये तुम्हारे बॉडी में फैल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। द्रांश लव को बिल्कुल भी यह नहीं करने देना था। वो उसकी कलाई को पकड़ लेता है। गुस्से के मारे वो कांपने लगा था। कपिल और ऋषि तो डर कर पहले ही 2 कदम पीछे हो गए थे। द्रांश की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। वह लव के गालों को कस के पकड़ते हुए दांत पीस कर बोला, अंडरस्को, तुम यह नहीं करोगी। ये काफी डेंजरस है। ये कहते वक्त उसकी आंखों के सामने थोड़ा धुंधलापन आ रहा था। उसे अपने शरीर में एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। उसे अपनी बॉडी भी धीरे धीरे गर्म लग रही थी। लव उसके ठंडे हाथ को खुद से दूर करके उसके बालों पर हाथ रखकर कॉन्फिडेंस से बोली, अंडरस्को, मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस मुझे ये करने दो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। द्रांश उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर एक पल के लिए रुक जाता है, फिर अपनी जानलेवा नजरों से उसे देखते हुए धीरे से मगर शैतानी अंदाज में बोला, अंडरस्को, याद रखना, अगर तुम्हें कुछ होता है तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा, और मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये सुनकर लव अपना सर हिला देती है। वह दोबारा उसके ब्लड को सक करती है और केमिकल निकाल देती है। उसके बाद वह वॉशरूम में चली गई। उसने अपने चेहरे को धोया और कसके अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसके होंठ इस वक्त एकदम लाल थे, उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग नजर आ रही थी और हल्का सा दर्द हो रहा था। लव टॉवल से अपने चेहरे को पोंछते हुए वापस लिविंग एरिया में आ गई। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। उसने द्रांश के घाव पर पट्टी कर दी, फिर अपने बैग से एक दवा निकालकर उसे देते हुए धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को, इसे लेने से तुम्हारा दर्द कम होगा, पर अभी कोई और दवा मत लेना।
द्रांश उसे दवा को पहले देखता है, फिर उसे खा लेता है। भले ही उसे अंदर से कमजोरी महसूस हो रही थी और एक ऐसा दर्द हो रहा था जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था, मगर फिर भी उसके पर्सनैलिटी में कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी दबंग और डरावना लग रहा था। उसने कपिल को घर की ठंडी हवा में पूछा, अंडस को क्या पता चला कि वह कौन थे? इतना कहते ही वह अपने सिगरेट को निकालकर जैसे ही होठों के बीच रखता है, लव की आईब्रो ऊपर हो गई। द्रांश लाइटर से सिगरेट जलाने वाला ही था कि उससे पहले ही लव उसके होठों के बीच से सिगरेट को बाहर निकाल देती है और उसे डांटते हुए बोली, अंडस को यह क्या कर रहे हो तुम? इस हालत में क्या तुम सिगरेट पीना चाहते हो? और क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करूं? द्रांश उसे गहरी नजरों से देखता है, फिर अपने लाइटर को किनारे रख देता है। मगर उसने कुछ नहीं कहा। कपिल और ऋषि बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। कपिल अपनी आंखों को मसल कर बोला, अंडस को मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई बिग बॉस को डांट रहा है और बिग बॉस चुप है। पास्ट में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की, और अगर किसी ने किया भी है तो वह आज तक जिंदा नहीं बचा। ऋषि कुछ सोचते हुए बोला, अंडस को मुझे याद है, आंटी ने द्रांश को एक बार सिगरेट पीने से मना किया था, पर उसने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी थी। पर मैं बहुत खुश हूं कि कोई उस पर अपनी धौंस जमा रहा है, वरना ये हमेशा सबको परेशान करता है। द्रांश दोबारा कपिल को घूरते हुए बोला, अंडस को लगता है गपशप करने की आदत तुम्हारी बढ़ चुकी है। मैं कल ही तुम्हें अफ्रीका भेजता हूँ। अफ्रीका के बारे में सोचकर ही कपिल घबराते हुए बोला, अंडस को नहीं बिग बॉस। वाह, मैं आपको बताने ही वाला था कि जिसने आप पर हमला किया था, मेरा मतलब दिव्य पर हमला किया था, उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। बस एक एविडेंस मिला है कि वो लोग पिछले 10 दिनों से चुपचाप आप पर और माहेश्वरी खानदान पर नजर रख रहे हैं। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि असल में उनका निशाना आप थे या दिव्य। ये सुनकर द्रांश अपना सर हिला देता है, फिर गहरी आवाज में बोला, अंडस को और कुछ? कपिल थोड़ा अटकते हुए बोला, अंडस को वो हो सकता है कि इन सब का संबंध मिस्टर शर्मा से हो, क्योंकि आजकल वही आपसे कॉन्ट्रैक्ट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद उनकी कोई मदद कर रहा है, जिसे हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। यही नहीं, कई बार हमारी सिक्योरिटी को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। इसलिए मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इस प्रोजेक्ट पर जितने लोग काम कर रहे थे उन सबको हटा दिया है, सिवाय कुछ भरोसेमंद लोगों के। द्रांश अपना सर हिला देता है, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा पीला होने लगा था। वह एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लव उसकी हालत समझ रही थी, इसलिए वह उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे घूरते हुए बोली, अंडस को तुम्हें आराम करना चाहिए। द्रांश उसे आंखें खोलकर देखता है और दोबारा अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडस को मुझे कुछ काम है। लव कुछ कहती है तभी द्रांश अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, पर उसे हल्का सा चक्कर आता है। लव उसे पकड़ लेती है। द्रांश तुरंत स्टडी रूम में चला जाता है। ऋषि द्रांश के लिए कुछ दवा बनाने के लिए अपने लैब में चला जाता है। अब वहां पर केवल कपिल मौजूद था। लव के परेशान चेहरे को देखकर कपिल पूछता है, अंडस को मैडम क्या कोई प्रॉब्लम है? बिग बॉस ठीक तो है ना? लव उससे कुछ नहीं छुपाती। उसने सीरियस होकर कहा, अंडस को उस खंजर में जहर था, और यह कोई आम जहर नहीं था। इससे द्रांश को बहुत दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका असर कम होगा उसका दर्द भी कम हो जाएगा। कपिल घबराते हुए बोला, अंडस को पर मैडम आपने तो उस जहर को निकाला था, कहीं आपको? लव उसे रोकते हुए आराम से बोली, अंडस को मुझे कुछ नहीं होगा, बस मैं कुछ जड़ी बूटियों के नाम देती हूँ, उन्हें लेकर आओ। इतना कहते ही वह उसे कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताती है। पर अचानक उसने सवाल पूछा, अंडस को एक बात बताओ, द्रांश को ये बीमारी कब से है? क्या उसे जन्म से एलर्जी है या फिर बाद में हुई? कपिल अचानक इस सवाल को सुनकर पहले तो हैरान होता है, मगर फिर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का भाव दिख रहा था। वो अपने बीते हुए कल में खो गया था और उसने धीरे से कहा, अंडस को सच कहूं तो मैडम ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन्हें पिछले 15 सालों से जानता हूं। पर 10 साल पहले उनकी हालत जिस तरह थी, मैंने उससे पहले उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा था। वो बहुत ही मजबूत थे, पर उस वक्त अपनी बीमारी के कारण वो लगभग मरने वाले थे। उनके पूरे शरीर पर ऐसे निशान थे जिन्हें कोई देख भी नहीं सकता था और कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था, इसलिए कोई उनका इलाज भी नहीं कर सकता था।
उन्हें दिन में 4 से 5 बार खून की उल्टियां होती थीं। अपनी हालत के कारण वो लगभग डिप्रेशन में जा चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीने की इच्छा खत्म नहीं की और ना ही कभी अपना दर्द किसी को बताया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं, पर अथर्व सर कहीं से कुछ दवाई लेकर आए थे। उसे खाने के बाद द्रांश सर की हालत में सुधार आने लगा था, लेकिन अभी भी उनकी एलर्जी खत्म नहीं हुई। ये सुनते ही लव की आंखें गहरी हो गईं। उसने कपिल को जाने का इशारा किया और खुद सोफे पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, अंडस को अथर्व ने कोई दवाई दी थी। इतना कहते ही उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वहीं दूसरी तरफ किंग गुस्से में अपने रूम में तोड़फोड़ करता रहा था। फिर अपने पीछे खड़े आदमी की ओर घूमते हुए गुस्से में बोला, अंडस को तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने द्रांश रंधावा पर हमला नहीं किया? क्या मैं जान सकता हूं तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या तुम मरना चाहते हो? वह आदमी डरते हुए एक कदम पीछे हो गया और घबरा कर बोला, अंडस को हमें माफ कर दीजिए बॉस। इससे पहले कि हम उन पर हमला करते, किसी और ने उन पर हमला कर दिया था। ये सुनते ही किंग एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अंडस को ऐसा क्या? वो मर चुका है या उसकी हालत गंभीर है? वो आदमी डरते हुए बोला, अंडस को मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर मैंने मिस लव को देखा। ये सुनकर किंग के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बदल जाते हैं। वो दांत पीसते हुए उस आदमी को जाने का इशारा करता है और फिर गुस्से में बोला, अंडस को मुझे कैसे भी करके दोनों को अलग करना होगा। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। द्रांश जैसे ही रूम में पहुंचा, लव पहले से ही वहां पर थी। दिव्या बाहर फुटबॉल खेल रहा था। लव अभी अभी ही शावर लेकर आई थी, क्योंकि उसे अजीब फील हो रहा था। लव को लगा था द्रांश स्टडी रूम में होगा, इसलिए वो टॉवल में ही वॉशरूम से बाहर आ गई। उसकी बॉडी से एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी। उसके लंबे गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। उसके कंधे किसी को भी अट्रैक्टी कर सकते थे। वो अपने गीले बालों को एक तरफ करती है और उन्हें दूसरे टॉवल से पोंछने लगती है। द्रांश अपनी जगह पर रुक गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरी होने लगती है। उसका गला मानो सूखने लगा था। अचानक लव को महसूस हुआ कोई उसे घूर रहा है, तो वो एकदम से पलट कर देखती है। द्रांश को देखकर उसके हाथ से टॉवल छुटकर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। द्रांश धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। लव को कुछ समझ नहीं आया, पर वो एकदम से ही वह अपने होश में आई। लेकिन वह वॉशरूम के अंदर भागती, उससे पहले ही जमीन पर गिर पानी में उसका पैर फिसल गया और वह गिरने लगी। द्रांश एकदम से रिएक्ट करते हुए लव की कमर को पकड़ लेता है। दोनों संभल नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। द्रांश नीचे था और लव उसके ऊपर थी। लव ने जो टॉवल पहना था, वह भी ढीली हो गई थी। दोनों की ही धड़कनें बढ़ गई। लव आ रही खुशबू के कारण द्रांश की पकड़ लव पर कस जाती है। उसके डिजायर जागने लगे। लव उसकी आंखों में ऐसे भाव देखकर चौंक गई। वो हकलाते हुए बोली, अंडरस्को तुम इस नजर से क्यों देख रहे हो? द्रांश उसके खुले गर्दन को छूते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को किस नजर से देख रहा हूं मैं तुम्हें बेबी गर्ल? लव का चेहरा लाल होने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए वो उठने लगी, पर उसका टॉवल फिसलकर नीचे हो गया। लव चौंक कर द्रांश से दोबारा सट गई। द्रांश उसके शरीर की हल्की सी झलक देखकर ही जम गया। उसे अपना शरीर गर्म गर्म फील होने लगा। लव द्रांश की पकड़ से आजाद होकर उसके बालों को सहला रही थी। वो सिर झुकाकर उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी, जिस पर सिर्फ दिल्ली की लड़कियां ही नहीं बल्कि पूरे देश की लड़कियां मरती थीं। भले ही किसी ने द्रांश रंधावा का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ही काफी थी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हालांकि उसके गुस्से के कारण कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लव उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेर रही थी, लेकिन द्रांश का चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। लव ने अपना दूसरा हाथ द्रांश के कंधे पर रखा, जहां पर उसे खंजर लगा था। लव ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुम अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? द्रांश, जिसकी आंखें बंद थीं, ने अपनी पकड़ लव पर और भी ज्यादा कस दी। वह चाहता था कि लव आज रात उसके घर पर रुके, इसलिए उसने खुद को और भी ज्यादा कमजोर दिखाते हुए केवल हम में जवाब दिया। लव को उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि द्रांश को जो जहर दिया गया था, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर द्रांश में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, तो जहर के कारण कब का उसकी जान जा चुकी होती। लेकिन लव जैसे ही मास्टरमाइंड के बारे में सोचती है, लव का चेहरा भावहीन हो जाता है।
ठीक उसी वक्त कोई रूम का दरवाजा खटखटाता है। द्रांश का चेहरा कठोर हो गया और वह गुस्से से अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखता है। वहां कपिल खड़ा था। कपिल द्रांश की शैतानी नजरों को देखकर वह घबरा गया और अपने हाथ में पकड़े बैग को दिखाते हुए डरकर बोला, बिग बॉस, मैडम ने जो सामान मंगवाया था मैं लेकर आ गया हूँ। ये सुनते ही लव अचानक से द्रांश से दूर हो गई, लेकिन द्रांश ने उसके हाथ पकड़ लिए। लव उसकी कठोर आंखों को देखती है, फिर उससे रिलैक्स करते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लाऊंगी, तब तक तुम आराम करो। और हाँ, कोई सिगरेट या किसी भी तरह का नशा मत करना, वरना मैं दोबारा कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। ये सुनते ही द्रांश ने गुस्से से कपिल को देखा। बेचारा कपिल घबराते हुए मन में बोला, अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भी बिग बॉस ऐसे देख रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी हो। कपिल डरते हुए वहां से भाग गया। लव ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया और किचन में चली गई। वहां उसने जड़ी बूटियों से काढ़ा तैयार किया। फिर वो रूम की तरफ गई, लेकिन कपिल द्रांश के कमरे से कुछ ही दूरी पर परेशान होकर खड़ा था। लव ने जब उसे इतनी परेशानी में देखा तो वह उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ? क्या कुछ ऐसा है जो तुम द्रांश को बताना चाहते हो? कपिल एक पल के लिए रुक जाता है और थोड़ा झिझकता है। लव ने अपनी आंखें छोटी करके धमकी दी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगी। कपिल चौंक जाता है और जल्दी से बोलता है, मैडम, मुझे शक है कि जिसने भी यह सब किया है वह बिग बॉस का कोई करीबी है। रंधावा परिवार की पकड़ मिलिट्री में भी बहुत अच्छी है और वे हर तरह के हथियार बनाते हैं, जिसमें वह खंजर भी शामिल था जिससे बिग बॉस घायल हो गए थे। और वह खंजर या तो मिलिट्री अफोर्ड कर सकती है या फिर रंधावा परिवार का कोई करीबी। इस बारे में मैंने बिग बॉस को कुछ नहीं बताया है। लव ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जाने से पहले वो कपिल को घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि द्रांश बेवकूफ है? उसे इस बारे में नहीं पता होगा। इतना कहकर वो चली जाती है। वहीं कपिल मुंह बनाकर बुदबुदाता है, मेरी इज्जत है भी या नहीं? बिग बॉस और मैडम दोनों ही मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। भगवान, आखिरकार आपका न्याय कहाँ है? इतना कहकर वह नीचे चला जाता है। गार्डन में दिव्य कुछ गार्ड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था। उसने एक जोरदार किक मारी और गलती से वह कपिल के सिर पर लग गई। कपिल गिरते गिरते बचता है और गुस्से में बोलता है, आखिरकार मेरे दिन इतने खराब क्यों चल रहे हैं? ये राहु केतु जरूर मेरी कुंडली में बैठे होंगे। सबसे ज्यादा नजर तो शनि भगवान की मुझ पर होगी। आज ही पूजा करवानी पड़ेगी। वहीं राहु और केतु माहेश्वरी परिवार के गार्डन में लगे सबसे बड़े पेड़ पर बैठे थे और दोनों को छींक आ जाती है। राहु अपने नाक को सहलाते हुए कहता है, आखिर कौन है जो हमें याद कर रहा है? केतु उसके सिर पर मरते हुए बोलता है, ज्यादा मत सोचो, बस रिया और किंग पर नजर रखो, वरना लव बॉस हमें छोड़ेंगी नहीं। दोनों रिया को घूरने लगते हैं, जो गेट के पास खड़ी होकर शायद किसी का इंतजार कर रही थी। रिया बहुत परेशान थी। जब उसने देखा कि कोई भी नहीं आ रहा है तो उसने दांत पीस लिया। वह अपने पैर पटकते हुए कहती है, आखिरकार ये लव जाती कहाँ है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि डैडी उसे लेकर गए थे और मुझे नहीं ले गए थे। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, लेकिन वह तो गायब है। जरूर इसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। अगर सच में उसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है तो मैं आसानी से उसे इस घर से निकाल सकती हूँ। और कल रक्षाबंधन है, बड़े भाई घर पर आएंगे। भले ही वह मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन वह कभी भी इस लव को अपनी बहन नहीं बनाएंगे। मैं भाई को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लूंगी। इतना कहकर वह डेविल स्माइली करने लगती है। फिर उसने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, रिया ने डेविल स्माइल करके कहा, हेलो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो दे रही हूँ। पता करो वह इस वक्त कहाँ है, और हाँ, उसके बारे में कुछ सीक्रेट पता लगाओ जिससे वह पूरी तरह से बदनाम हो जाए। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आए, रिया, वह सब तो ठीक है, लेकिन रात को तुम्हारा फोटो शूट है, जल्दी से स्टूडियो पहुंच जाना। रिया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी, पर मेरा काम भी जल्दी से पूरा कर लेना। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और खुश होकर बोली, मैं रंधावा इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की एक मॉडल हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हूँ। मैं जरूर एक दिन मिस्टर रंधावा को अपनी तरफ कर लूंगी। रिया खुश होकर जल्दी से स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो जाती है। रुद्रानी अभी भी नौकरों वाले कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था।
वह बाहर खुले आसमान को घूरते हुए कहती है, इस लव के आने से कितना कुछ बदल गया है। भाई साहब लव के साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उन्हें पता चल जाएगा कि लव उनकी असली बेटी है और रिया मेरी बेटी है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कहते हुए वह परेशान होकर बेड पर बैठ जाती है। द्रांश का विला। काढ़ा पीने के बाद द्रांश को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी आ गई थी। द्रांश को अभी भी अपने सिर में एक हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। लव को पता था कि उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है, इसलिए वह उसके सिर को हल्का हल्का दबा रही थी। लव ने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं किया था, पर वो द्रांश के लिए सब कर रही थी। द्रांश की आंखों में उसे पाने की चाहत और बढ़ने लगी। अचानक द्रांश ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में कर दूं? लव पहले उसे हैरानी से देखती है, लेकिन फिर आंखें छोटी करके कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूं? जो कोई मुझे परेशान करेगा और मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। एक हफ्ते बाद मेरा फोन बंद रहेगा क्योंकि कॉलेज की तरफ से हमें ट्रिप पर जाना है। सभी का जाना कंपलसरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दिव्या को अपने पास रखो, वरना वह बाकी सबको परेशान करेगा और रोकर अपनी हेल्थ खराब कर लेगा। उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, वरना उससे पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। लव की आंखों में दिव्या के लिए इतना प्यार और चिंता देखकर द्रांश एक पल के लिए उसे देखते रह जाता है। उसके दिमाग में एक सवाल काफी समय से था। जब वह अपने दिल के जज्बातों को नहीं रोक पाता, तो वह लव की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है और गहरी एग्रेसिव आवाज में पूछता है, बेबी गर्ल, दिव्या के फादर कौन है? क्या किसी ने तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था? लव एक पल के लिए शॉक हो जाती है। उसकी पकड़ द्रांश के कंधे पर कस जाती है। रूम का माहौल एकदम बदल जाता है। लव और द्रांश दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लव कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है और द्रांश गंभीरता से कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ये बिल्कुल मत कहना कि वो तुम्हारे दोस्त का बेटा है। लव की पकड़ धीरे धीरे द्रांश के कंधे पर और कस जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और बार बार एक ही सीन नजर आता है। बहुत तेज तूफान आ रहा था, बारिश बहुत भी तेज हो रही थी और आसपास पेड़ और बिजली के खंभे जमीन पर गिर रहे थे। सामने कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक परछाई नजर आई, जो एक आदमी की थी। उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, जो शायद 1 महीने का था। मिलिट्री ऑफिसर की हालत ठीक नहीं थी। अचानक सीन बदल जाता है। अब वो मिलिट्री ऑफिसर एक जंगल में पेड़ के पीछे झाड़ियों में था, जहां अंधेरे में कोई और भी था। ऑफिसर ने उस इंसान के चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने लड़खड़ाते लहजे में कहा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं है। मैं मरूंगा ताकि तुम दोनों जिंदा रह सको। मिलिट्री ऑफिसर का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके चेहरे से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले ही पल सीन फिर से बदल जाता है और इस बार का सीन इतना दर्दनाक था कि लव उठकर बैठ जाती है। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। द्रांश थोड़ा हैरान था। उसने उसके गालों पर हाथ रखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? लव थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ अकेला रहना है। क्या तुम रूम से बाहर जा सकते हो? द्रांश कठोर आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं। लव जाने वाली थी, लेकिन द्रांश ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लव की हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए द्रांश ने उससे फिलहाल कोई सवाल नहीं किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। लव ने अपनी आंखें बंद कर ली। बार बार उसके कानों में एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मैं मरूंगा ताकि तुम दोनों जिंदा रह सको। वह अपनी पकड़ द्रांश की शर्ट पर कस देती है। द्रांश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, वह बस लव को देख रहा था। लव का सर दर्द होने लगा। वो अपनी गर्म सांसें द्रांश के सीने पर छोड़ते हुए अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस देती है। द्रांश का शरीर रिएक्ट करने लगा। वह लव को एकदम से खुद और चिपकाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को, क्या तुम मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रही हो? कहते हुए उसके हाथ लव के कपड़ों के अंदर घूम रहे थे। लव सब कुछ भूलकर उसे घूरती है। द्रांश शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके टॉप को ऊपर करके उसके कान में बोला, अंडरस्को, तुम्हें नहीं लगता ये वक्त बहुत अच्छा है कुछ करने के लिए?
वह अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। लव अपनी आंखें छोटी करके मन में बोली, अंडरस्को, लोग सच कहते हैं, जब मर्द अकेले होते हैं तो उनके दिमाग में ऐसी गंदी बातें ही चलती है। उद्धरण चिन्ह। लव सोची ही रही थी कि तभी उसे अपने होठों पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। द्रांश उसे किस करते हुए उसे अपनी गोद में अच्छे से बैठा लेता है। उसके हाथ जैसे ही लव के थाई को छूते हैं, लव के अंदर भी हलचल होने लगी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। द्रांश ये देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता है। उसने चालाकी से लव के हाथों को बांध दिया। लव उसे घूर के देखती है, पर उसे पता था द्रांश उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगा। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। द्रांश उसके सीने पर सिर रख ले आंखें बंद कर लेता है। वो लव की करीबी को हमेशा महसूस करना चाहता था। अगला दिन द्रांश खुद लव को माहेश्वरी विला छोड़ने आया था। लव जैसे ही अंदर पहुंची, उसे एक नया चेहरा दिखा। एक पल के लिए उसे उस आदमी की आंखों में अपने लिए नफरत दिखी। उम्र 28 साल। लव चौंक गई, क्योंकि ये पिछले जन्म से कुछ अलग था। फिर लव मिस्टर महेश्वरी को देखती है, जो गुस्से में लग रहे थे। रिया राखी लेकर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। दिव्य सोफे पर चढ़कर कूदने लगा। मिसेज माहेश्वरी चिंता से बोली, अंडरस्को, लव तुम मिस्टर रंधावा के साथ कैसे? फिर वो घबराते हुए मिस्टर माहेश्वरी को देखने लगी। अजय जी परेशान थे लव के लिए। वो जैसे ही लव के हाथ को पकड़ते हैं, मिस्टर माहेश्वरी कोल्ड आवाज में बोले, अंडरस्को, लव तुम पूरी रात कहाँ थी? लव अपनी आईब्रो सिकोड़कर उन्हें देखती है, फिर अपना सिर झुका लेती है, जैसे गलती की हो। द्रांश ये देखकर अपनी कॉल नजरों से मिस्टर माहेश्वरी को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, वो मेरे साथ थी। रिया ड्रामा करते हुए उदास होकर बोली, अंडरस्को, लव डैडी बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए और तुम लड़कों के साथ घूम रही थी। देखो अमन भाई आए हैं और तुमने तो शायद राखी भी नहीं खरीदी। अमन, अजय मिस्टर महेश्वरी का एडोप्टेड बेटा था। लव को याद आया कि पिछले जन्म में उसने अमन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। उसे एडोप्टेड बोलकर नीचा दिखाया था, पर अमन हमेशा परिवार के लिए चुप रहता, वरना वो किसी शैतान से कम नहीं था। शुरू में वो लव से अच्छे से पेश आता था, लेकिन लव के बदतमीजी के कारण अमन को उससे नफरत होने लगी। लव वही नफरत इस वक्त अमन की आंखों में देख रही थी, इसलिए वो शॉक थी, क्योंकि ये नफरत पिछले जन्म की थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि इस जन्म में अमन उससे नफरत क्यों कर रहा। कहीं उसका भी रीबर्थ तो नहीं हुआ। लव ब्लैंक थी। अमन फिर गुस्से द्रांश को देखने लगा। लव अभी भी अमन को देख रही थी। लव मिस्टर महेश्वरी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अमन के ऊपर था और उसकी नफरत भरी नजरों पर था। वो धीरे धीरे अंदर आती है। मिस्टर महेश्वरी अब द्रांश को देख रहे थे। द्रांश का ऑरा हमेशा की तरह दबंगई से भरा था। चेहरे पर मास्क होने के कारण कोई उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। पर रिया हल्का सा शर्माने लगती है। वह आगे बढ़कर द्रांश से बोली, अंडरस्को, मिस्टर रंधावा, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए। रिया भूल गई थी कि कुछ देर पहले वो कैसे लव और द्रांश के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। द्रांश अपनी नजरों को उठाता है और एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था और रिया की नजरें अब उस पर ही थी। तभी मिस्टर महेश्वरी द्रांश को घूरते हुए पूछते हैं, अंडरस्को, मिस्टर रंधावा, क्या मैं जान सकता हूं मेरी बेटी आपके साथ क्यों थी? द्रांश हल्का सा मुस्कुराया और अपने अंगूठे से अपने माथे को सहलाते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, क्या आप भूल गए? बहुत जल्द मेरी शादी लव के साथ होने वाली है। मिस्टर महेश्वरी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो कड़क आवाज में बोले, अंडरस्को, पर मैंने भी पहले ही बता दिया था कि हमें ये शादी मंजूर नहीं है। रुद्रानी, जो कब से वहां पर खड़ी थी, अचानक ही बोल पड़ी, अंडरस्को, मिस्टर रंधावा, शायद आप भूल रहे हैं, पहले आपकी शादी रिया के साथ तय हुई थी, पर उस वक्त रिया ने मना कर दिया था क्योंकि वो बच्ची थी। उसमें समझ नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है आप और रिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। और लव तो अभी अभी वापस आए है। उसके अंदर अभी मैनर्स भी नहीं है और ना ही उससे लोगों से बात करने का तरीका है। अगर ऐसे में आप उससे शादी करते हैं तो लोगों के सामने आपकी इमेज गिर जाएगी। लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे। हो सकता है कि इसका आपकी कंपनी पर भी असर पड़े। लेकिन अगर आप रिया से शादी करते हैं तो रिया आपकी कंपनी को बहुत ऊपर तक लेकर जा सकती है। ऊपर से वह आपकी कंपनी की फेमस मॉडल भी है। ये सुनते ही अमन, मिस्टर महेश्वरी और द्रांश तीनों ही रुद्रानी को गुस्से में देखने लगते हैं।
कोई कुछ कहता इससे पहले ही द्रांश अपनी भारी और कठोर आवाज में बोला, अंडरस्को, क्या मिसेज रुद्रानी महेश्वरी को लगता है कि मुझे अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक मॉडल की जरूरत है? क्या मुझ में काबिलियत नहीं है? और रही बात आपकी बेटी की, तो वह कोई बच्ची नहीं है। जो लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मैं उन्हें दोबारा देखना पसंद नहीं करता। पर मिस्टर महेश्वरी बार बार लव के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। इसलिए मिस्टर महेश्वरी, उफ, मतलब ससुर जी, आप जितना मुझे रिजेक्ट करेंगे, मेरा इंटरेस्ट लव में उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर आप मुझे कहेंगे मैं उससे दूर रहूं, तो यह इम्पॉसिबल है। मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसे मुझसे दूर करने के लिए, पर आप शायद भूल गए कि आपके सामने कौन खड़ा है। अब मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप भी एक बिजनेसमैन हैं। इसलिए फायदे की बात करते हैं। आप लव को मेरे हवाले कर दीजिए। इसके बदले में आप जो चाहे वह ले सकते हैं। मिस्टर महेश्वरी सामने वाले सोफे पर बैठकर और मुस्कुराते हुए बोले, अंडरस्को, मिस्टर रंधावा, वह मेरी बेटी है। भले ही मैं बिजनेसमैन हूं, पर मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिससे मैं बिजनेस करूं। पर अगर मिस्टर रंधावा इतने ही इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक मौका देने को तैयार हूं। हर कोई चौंक गया। अमन खुद को रोक नहीं पाया और मिस्टर महेश्वरी से बोला, अंडरस्को, आप ये क्या कह रहे हैं? मिस्टर महेश्वरी गंभीर होकर बोले, अंडरस्को, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। मिस्टर रंधावा, मैं इस बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। अगर आपने मेरे सभी शर्तों को पूरा कर दिया तो बेशक आप लव से शादी कर सकते हैं। उनके इस तरह मान जाने से द्रांश और लव को कुछ गड़बड़ लग रहे थे, लेकिन द्रांश लव को अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। द्रांश अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने पॉकेट की जेब में हाथ डालते हुए ठंडी आवाज में बोला, अंडरस्को, मैं आपकी शर्त का इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद वो लव को देखा और उसके कान में धीरे से बोलो, अंडरस्को, बेबी गर्ल, बहुत जल्द हम साथ में रहेंगे। फिर तुम मुझसे बात नहीं पाओगी और ना मैं तुम्हें बचकर भागने का मौका दूंगा। कहते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह तुरंत चला गया। उसकी गर्म सांसों को लव अभी भी अपने गालों पर महसूस कर रही थी। उसके गाल लाल पड़ गए। ये चीज अमन को अच्छी नहीं लगी, मगर वो उस वक्त कुछ नहीं बोला। मिस्टर महेश्वरी लव के पास जाकर बोले, अंडरस्को, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? लव इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वह एकदम से अपने होठों को दबा लेती है, क्योंकि वह खुद अपने फीलिंग के बारे में कंफर्म नहीं थी कि वह द्रांश को सच में प्यार करती है या नहीं। जब मिस्टर महेश्वरी ने ये देखा, तो वह जल्दी से माहौल को हल्का करते हुए बोले, अंडरस्को, लव, तुम्हारा भाई कब से इंतजार कर रहा है। चलो राखी बांधो। क्या तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए? लव अमन को देखती है और हल्के से मुस्कुराती है। मिसेज महेश्वरी लव को राखी देती है। लव अमन को राखी बांधते हैं, फिर मिठाई खिलाती है। इस जन्म में लव के लिए यह पहली बार था। रिया एक्साइटेड होकर बोली, अंडरस्को भाई, मेरा गिफ्ट कहाँ है? जल्दी से दीजिए ना मुझे। अमन अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर वह मौजूद नौकर को देखता है। नौकर जल्दी से 2 बॉक्स लेकर आता है। एक बॉक्स थोड़ा बड़ा था और दूसरा छोटा था। छोटा वाला बॉक्स रिया को मिलता है और बड़ा वाला बॉक्स लव को। ये देखकर रिया का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। मगर रिया फिर भी घमंड से अपना बॉक्स खोलती है। उसमें चाबी देखकर खुश हो गई। वो जल्दी से अमन को गले लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को भाई, ये तो फरारी की चाबी है। थैंक यू मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। पर आपने लव को क्या दिया है? इतना कहते ही वो लव के गिफ्ट की तरफ देखती है। लव ने जैसे ही गिफ्ट को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। लव अपने होठों को दबाते हुए अमन को देखती है। अमन तुरंत वहां से चला जाता है। रिया लव का गिफ्ट देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराकर मन में रहती है, अंडरस्को, मुझे पता है, मैं हमेशा से ही भाई के लिए नंबर 1 हूँ। कितना अजीब गिफ्ट है इसका। इतना कहते ही वो अपनी कार की चाबी लेकर बाहर भाग जाती है। मिस्टर और मिसेस महेश्वरी भी गिफ्ट को देखते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर महेश्वरी उसके बालों को सहलाते हुए बोले, अंडरस्को, कोई बात नहीं, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा ला कर दूंगा। इतना कहते ही बस चले जाते हैं। रुद्रानी भी गिफ्ट देखकर अजीब सा मुंह बनाती है, फिर हंसने लगती है। कुछ देर बाद लव परेशान होकर अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी। उसने देखा बट पर दिव्य उसके लैपटॉप के साथ फिर से छेड़छाड़ कर रहा है, पर वैसे इग्नोर कर देती है। वो घबराते हुए बोलती है, अंडरस्को, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ने मुझे जो गिफ्ट दिया था,
यह वही गिफ्ट है जो मुझे बहुत पसंद था, और पिछले जन्म में भाई ने इसे पेरिस में मेरे लिए खरीदा था। पेरिस तो मैं 1 साल बाद गई थी और यह सब पिछले जन्म में हुआ था, इस जन्म में नहीं। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। इतना कहते ही वो दोबारा परेशान होकर इधर से उधर टहलने लगती है और अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो परेशान होकर बोली, अंडरस्को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हो भी सकता है। जैसे मेरा रीबर्थ हुआ है, कहीं उनका भी तो रीबर्थ नहीं हुआ है। मुझे अपना शक दूर करने के लिए कुछ करना होगा। इतना कहते ही वो सोफे पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। अगले दिन दिव्य द्रांश के साथ था। लव को बिल्कुल भी पता नहीं था कि द्रांश खुद उसका एडमिशन एक किंडरगार्टन में कर दिया। लव का कॉलेज में पूरा दिन शांति भरा था, पर इंग्लिश वाली मैडम फिर भी उसे परेशान करती रहीं और उन्होंने लव का टेस्ट भी लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही लव कॉलेज के गेट पर पहुंची, अचानक उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। शीशा जैसे ही नीचे हुआ, लव अमन को देखते ही अपने होठों को दबा लेती है। अमन उसे अंदर बैठने का इशारा करता है। लव पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और एकटक अमन को देखने लगती है। 5 मिनट तक तो शांति रहती है, पर जैसे ही वो लोग कॉलेज से थोड़ी दूर पहुंचे, अचानक अमन अपनी ठंडी आवाज में बोला, अंडरस्को, क्या तुम सच में उस लड़के से शादी करना चाहती हो? लव कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोलती है, पर उससे पहले ही अमन कार की स्पीड को और बढ़ाते हुए बिना भाव से बोला, अंडरस्को, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसे किसी से मतलब नहीं है। वह तुम्हारे पीछे आया है, जरूर उसका मकसद है, पर शादी के बाद वह तुम्हें एक नजर देखने भी नहीं आएगा। बेहतर होगा तुम सावधान रहो। इतना कहते ही वह कार के स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लेता है। वह तैयार था कि लव गुस्सा करेगी और भला बुरा कहेगी, मगर जब उसने देखा कि लव चुपचाप उसे देख रही है, तो थोड़ा हैरान हो गया। उसने लव को देखा, लव सीधा बैठ गई, अभी भी उसने कुछ नहीं कहा। अमन अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया तो फिर से बोला, अंडरस्को, क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी कर रहा हूं? लव उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए धीरे से कहती है, अंडरस्को, आप मेरे भाई हैं, बेशक आप मेरे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। ये सुनते ही अमन को झटका लगा और एक झटके से उसने कार को रोक दिया। अमन के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। लव उसके हर एक एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसने अपने बालों को पीछे करते हुए नोटी अंदाज में पूछा, अंडरस्को, ब्रदर, क्या हुआ? क्या आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? और आप अचानक मुझे लेने आए हैं? आपको पता है, रिया भी उसी कॉलेज में है, पर आपने उसे क्यों नहीं लिया? अमन कोई जवाब नहीं देता है और ना ही लव उससे पूछती है। लव के होठों पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान आने लगती है। रात का समय, लव नहा रही थी। वह अपना फोन साथ में लेकर आई थी, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। शावर के नीचे खड़ी होकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसका फोन बजा, जो कुछ ही दूरी पर रखा था। लव स्क्रीन पर नाम देखते ही अपनी आईब्रो पकड़ लेती है, मगर वह जल्दी से कॉल रिसीव कर लेती है। पर वह अभी भी नहा रही थी। दूसरी तरफ से पहले शांति छाई रही, फिर एक गहरी और मैग्नेटिक आवाज लव के कानों में पड़ी, अंडरस्को, बेबी गर्ल, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम शावर ले रही हो? लव उसकी आवाज सुनकर आराम से बोली, अंडरस्को, क्या तुम पिछली बार की तरह जबरदस्ती मेरे वॉशरूम में आना चाहते हो? या मुझे नहाते हुए देखना चाहते हो? याद रखना, इस बार मैं तुम्हें छुपाऊंगी नहीं। द्रांश अपने स्टडी रूम में बैठा वाइन पी रहा था। वो हल्के हल्के नशे में था क्योंकि वाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। धीरे धीरे उसके शरीर में एक अलग ही हलचल होने लगी थी। वो लव को नहाते हुए इमेजिन करके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वो फोन की तरफ थोड़ा सा झुकता है और कर्कश आवाज में कहता है, अंडरस्को, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं वहां पर आऊं? सोच लो, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लव के कान थोड़े से लाल हो गए। फिर वो मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, क्या तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे डैड घर पर हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। द्रांश अजीब तरीके से मुस्कुराया, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को, मेरे पास आ जाओ। इस बार उसकी आवाज बेहद नशीली और सनकपन से भरी थी। लव, जो आराम से नहा रही थी, अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद कठोर हो गए। उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए पूछा, अंडरस्को, तुमने शराब पी है? मैंने मना किया था ना, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। द्रांश अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में लव को पाने की चाहत साफ दिख रही थी। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला,
अंडरस्को, तो तुम आ जाओ मेरे पास। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मुझे चोट में दर्द हो रहा और दोबारा ब्लीडिंग हो रही है। इतना कहते ही वह कॉल काट देता है। वहीं लव थोड़ा सा घबरा गई थी। वह गुस्से में बोली, अंडरस्को, मैंने साफ कहा था, उसकी हालत ठीक नहीं है। थोड़ा सा भी नशा उसकी जान ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक अजीब तरह का जहर है। वो जल्दी से शावर बंद कर देती है और तैयार होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ द्रांश डेविल स्माइल करते हुए अपनी चेयर पर बैठा था। उसने अपनी शर्ट उतार दी थी और अपने कंधे को देख रहा था जहां पर चोट लगी थी, मगर खून नहीं बह रहा था। उसकी आंखों में जुनूनियत की अलग ही लहर दिख रही थी। वह पास में रखा खंजर उठाता है और बेरहमी से अपनी चोट को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उसमें से खून बहने लगा। फिर वह उस खंजर को फेंक देता है और चेयर से अपने सर को टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, अंडरस्को, बेबी गर्ल, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं धीरे धीरे तुम्हें अपने जाल में फंसाऊंगा और इस हद तक तुम्हें खुद की आदत डालूंगा कि तुम चाहकर भी कभी अपने परिवार को याद नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। कहते हुए वह हंसने लगा। स्टडी रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था। कपिल, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, वह काफी डरा हुआ था। अब वह अपने होठों को दबाते हुए डरकर बोला, अंडरस्को, बिग बॉस, क्या आप भूल गए हैं? हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिस लव आपके दुश्मन की साथी हो सकती है। भले ही यह कंफर्म नहीं हुआ, मगर कुछ भी हो सकता है। पर द्रांश अभी भी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। वहीं लव तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है। दिव्या सो रहा था और उसने उसे अंदर से अच्छे से बंद कर दिया। फिर एक मास्क लगाकर चुपके से खिड़की से नीचे चली गई। वह जैसे ही बाहर पहुंची, केतु पहले से ही कार में उसका इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही कार में बैठी, केतु ने कार स्टार्ट कर दी। राहु ने सीरियस होकर कहा, अंडरस्को, बॉस, वो हमला दिव्य पर नहीं, मिस्टर द्रांश पर ही किया गया था। ये किसी और ने नहीं, किंग ने किया है। ये सुनकर लव अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, पर फिर कुछ नहीं कहती है। कुछ देर में वह द्रांश के घर के बाहर खड़ी थी। वह दरवाजे से न जाकर खिड़की से उसके रूम के अंदर गई, पर जैसे ही वह खिड़की से नीचे कूदी, किसी ने उसके हाथ को पकड़कर एकदम से उसे बेड पर धक्का दे दिया। और अगले ही पल लव को लगा किसी ने उसे अपने नीचे दबा दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।